नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड क्राइम स्टोरी में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। कृपया आखिर तक बने रहें। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी के जेल जाने की कहानी। मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बजे से चल रही इस बैठक में अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले चुप ताजिया के जुलूस की तैयारियों पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती रही थी। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांसगोमती सत्येंद्रवीर सिंह को इशारे से बुलाया। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निशातगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C 33-6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई थी। यह महिला थी मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। ऊपर दी गई जानकारी इस केस को करीब से देख चुके आईपीएस राजेश पांडे से मिली है। पांडे बताते हैं कि इस हत्या को पुलिस लूट की वजह से हुई हत्या के तौर पर देख रही थी, इसलिए एसपी क्राइम से कहा गया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं जिसमें इलाके के लुटेरों की तस्वीर है, ताकि चश्मदीदों से हत्यारे की पहचान कराई जा सके। मकान के पहले ही कमरे में फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा कि इनको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई यह हत्या अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचाने वाली थी। पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में 2 लोग मौजूद थे। एक थी मृतक की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले 2 लोग इस घर में आए थे। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने को कहा। बीबीसी न्यूज हिंदी। दिन भर पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं, देशराज चाय बना ही रहा था कि उसे घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से चूल्हे की जांच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के कमरे से उनका मोबाइल फोन और एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक कवयित्री थी। अब तक पुलिस इस हत्या को अपराध की एक घटना की तरह ही ले रही थी। जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल फोन में मौजूद नंबर देखे और मैसेज पर पुलिस की नजर गई तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये सामान्य कवयित्री नहीं है। फोन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का नंबर सेव था। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंच गई थीं, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना 7 बजे शाम को दी थी। निधि के बार बार कहने पर पत्रकारों और सिपाहियों को एसएसपी ने उस जगह से दूर जाने को कहा। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थीं और उसके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन के अखबारों की सुर्खियों में थी। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इससे पहले वो साल 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। यूपी एसटीएफ में रह चुके और मधुमिता शुक्ला की हत्या के समय लखनऊ के एसपी क्राइम रहे राजेश पांडे के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे।
पहले वो हरिशंकर तिवारी के साथ थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका नाम एक अपराधी के तौर पर कई जगहों पर दर्ज था। अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान बच चुकी थी। वो साल 1989, 1996 और फिर 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मधुमिता की हत्या के अभियोग के बाद भी साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया याद करते हैं, मायावती शुरू में अमरमणि त्रिपाठी को मानती बहुत थी। अमरमणि बोलते बहुत कम थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी आती थी। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिश की थी। हत्या के अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अमरमणि पूरे समय के लिए अपने कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। राजेश पांडेय के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अमरमणि ने शव को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना करा दिया और उसके भ्रूण का नमूना तक नहीं लेने दिया ताकि इसकी डीएनए जांच न हो सके। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एक पत्रकार ने इसकी सूचना तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को दी। अनिल अग्रवाल के आदेश पर लखीमपुर खीरी से शव को दोबारा लखनऊ लाया गया। भ्रूण का डीएनए सैंपल लेकर उसी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला याद करती हैं, हम लोगों ने लखनऊ से 110 किमी का सफर कर लिया था और हर गांव पहुंच चुके थे। हमारा घर महज 25 किलोमीटर दूर था और हमें वापस लखनऊ जाने का कहा गया। शुरू में तो हमें संदेह हो रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने इस मामले में खुद को फंसाने का आरोप लगाया और सरकार ने लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडेय का तबादला जालौन कर दिया गया। उन्हें तत्काल बॉर्डर पुलिस ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई, लेकिन सीआईडी के 2 अधिकारी पूछताछ के लिए अमरमणि त्रिपाठी के घर पहुंच गए तो उन्हें भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। राज्य सरकार की इस तरह की कार्रवाई बताती है कि उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद कितना बड़ा था। सरकार के ऐसे फैसले से यह मामला न्यूज चैनलों और अखबारों की बड़ी खबर बन गया था। इस दबाव और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग पर 1 हफ्ते बाद ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई साल 2003 को सीबीआई की टीम ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने यह जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंपी थी। निधि शुक्ला का दावा है कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर सौंपा गया था। निधि शुक्ला कहती हैं, मधु को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने पिछले 20 साल से कई दरवाजों पर दस्तक दी है, कई लोगों को पत्र लिखे, मेल किया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी से उनके दिल्ली के आवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर मिलने गई थी। निधि शुक्ला के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया था कि मधु की हत्या के समय वो विदेश दौरे पर थे और किसी विदेशी अधिकारी ने अखबारों में इस खबर को देखकर उनसे पूछा था कि आपके देश में ये क्या हो रहा है। निधि का दावा है कि अटल जी को यह बहुत बुरा लगा था और उसके बाद अटल जी ने भारत में एक वरिष्ठ नेता को फोन कर कहा था कि मेरे देश लौटने तक यह मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पीएल पुनिया बताते हैं, अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से हटाया था। मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी की रहने वाली थीं। स्कूल के समय से ही मंच पर कविता, तीखे व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे थे।
इसी दौरान साल 2000 के आसपास दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी और उनकी 2 बेटियों से हुई। निधि शुक्ला के मुताबिक सभी लखनऊ और इसके पास के थे, इसलिए उसी समय से मधु और उनमें काफी अच्छे संबंध हो गए। बाद में सावित्री मणि कई बार मधुमिता से मिलने उसके घर भी आई थीं। एक बार मधुमिता भी उनके घर गई, तभी अमरमणि त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। अमरमणि ने मधुमिता से अपने भाषणों के लिए कुछ पंक्तियां लिखने को कहा और दोनों के बीच संपर्क शुरू हो गया। उसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी और वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इसकी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी मिली। जाहिर है इसके बाद उनकी अपने पति पानी अमरमणि त्रिपाठी से भी बहस और झगड़ा होने लगा। लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडे के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि एक बार मधुमणि त्रिपाठी किसी से जानकारी मिलने के बाद मधुमिता के घर पहुंच गई थीं और दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। मधुमिता शुक्ला और मधुमणि त्रिपाठी के बीच कई बार फोन पर भी झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मधुमिता शुक्ला ने उन्हें यह भी बताया था कि अमरमणि त्रिपाठी की वजह से वो 2 बार गर्भवती हो चुकी हैं और दोनों बार उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जब मधुमिता शुक्ला तीसरी बार गर्भवती हो गई, तब मधुमणि त्रिपाठी भी अपने करीबियों के जरिए मधुमिता की हत्या की योजना बनाने लगी, क्योंकि मधुमिता तीसरी बार गर्भ गिराने को तैयार नहीं थी। करीबियों ने बाद में इस साजिश की सूचना अमरमणि त्रिपाठी को भी दे दी। राजेश पांडे के मुताबिक उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी भी इस साजिश में शामिल हो गए। निधि शुक्ला कहती हैं, जिस दिन मधु की हत्या हुई उस दिन उसकी उम्र 19 साल 1 महीना और 6 दिन की थी। अमरमणि के इतिहास और चरित्र के बारे में सब जानते थे। उसने मधु की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बनाया और फंसाने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी। इस मामले में यह भी साबित करने की कोशिश हुई थी कि मधुमिता शुक्ला की शादी आईआईटी कानपुर के एक छात्र से नवंबर 2002 में हो गई थी। इसके लिए कॉलेज हॉस्टल के एक छात्र का अपहरण कर उसे गवाह बनाने तक की कोशिश हुई। इसे साबित करने के लिए मधुमिता शुक्ला का फर्जी कॉल डिटेल भी सीबीआई को सौंपने की कोशिश की गई। दरअसल आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में एक छात्र की मधुमिता से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, इसके लिए शादी कराने वाला एक पंडित और एक नाई तक को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की गई। राजेश पांडे ने इस केस के हर पहलू पर किस्सागोई नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर इसका जिक्र किया है। राजेश पांडे ने बीबीसी को बताया है कि अमरमणि त्रिपाठी कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी थे। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपनी जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और इसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी तक से की थी। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। निधि शुक्ला आरोप लगाती है, हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा, हमारे 3 गवाह टूट गए। यहाँ तक कि गवाहों के कहा कि इतनी धमकी मिल रही है तो आप जिंदा कैसे हैं। मैं बात समझ गई और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि की जमानत रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया था। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 39 साल 2013 में अमरमणि गोरखपुर के ही बीआरडी कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गए।
इससे पहले उनकी पत्नी भी इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में आ चुकी थीं। निधि शुक्ला का आरोप है कि अमरमणि और उनकी पत्नी को हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 साल से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हैं। गोरखपुर उनका घर है और उन्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता। साल 2013 में भी अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रिहाई के लिए अपील की थी, लेकिन उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार ने कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया था कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। निधि शुक्ला ने अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का एक मामला भी दर्ज कराया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भेजा गया था। इसी महीने की 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। निधि शुक्ला का दावा है कि ऐसी खबर पूरी तरह गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि हमने ऐसी कोई याचिका डाली ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसके लिए हमसे अलग से अपील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ कई सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में पूर्व मंत्री के आवास पर उनके समर्थकों की भीड़ लग गई। नेताजी के प्रशंसक उनकी रिहाई का जश्न मिठाई और ढोल बजाकर मना रहे हैं। ऐसे में इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर कवयित्री मधुमिता शुक्ला कौन है और जिसके हत्या के कारण अमरमणि त्रिपाठी को 2 दशक 20 साल जेल में बिताना पड़ा। कवयित्री मधुमिता शुक्ला 24 साल की कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों की रौनक बन चुकी मधुमिता शुक्ला एक बेहद ही साधारण परिवार से थीं। उन्हें कविताओं का शौक था और अपनी कविताओं से ही उनकी पहचान भी बननी शुरू हो गई थी। लेकिन 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त मधुमिता की हत्या हुई वह 24 साल की थी और 7 महीने की गर्भवती थी। उनकी हत्या की साजिश रचने का दोषी तत्कालीन बीएसपी सरकार में प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को ठहराया गया और साल 2007 में देहरादून की एक कोर्ट ने अमरमणि और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान यह आरोप लगाया गया था कि अमरमणि का शुक्ला के साथ संबंध था। कैसे हुई मधुमिता और अमरमणि की मुलाकात? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताएं लिख रही थी। वह सिर्फ कविता लिखती ही नहीं बल्कि अपनी उन्हीं कविताओं को खुद गाती भी थी। उसकी लिखी कविताएं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देते थे। अपनी कविताओं से बहुत ही छोटी सी उम्र में ही मधुमिता ने एक पहचान बना ली थी। इसी दौरान साल 2000 से 2001 के बीच उनकी मुलाकात तत्कालीन बीएसपी सरकार में प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से हुई। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता थे। दोनों की मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई और नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि मधुमिता का अमरमणि के घर भी आना जाना बेहद आम हो गया था। उनकी अमरमणि की पत्नी और मां से भी काफी अच्छे रिश्ते थे। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला। इस रिश्ते को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं भी थी, लेकिन एक दिन अचानक यानी 9 मई 2003 में चौंकाने वाली खबर सामने आई। साल 2003 में हुआ कत्ल। मधुमिता को लखनऊ में पेपर मिल सोसाइटी में सुबह सुबह किसी ने गोली मार दी गई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी
ये बात सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आई। ऐसे में अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते की बात भी सामने आने लगी और मधुमती के परिवार वालों ने अमरमणि पर हत्या की साजिश का केस दर्ज करवाया। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि मधुमिता अमरमणि के बच्चे की ही मां बनने वाली थी। इस मामले की जांच से ये भी साफ हो गया कि मधुमिता की हत्या में अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि शामिल थी। दोनों पर सालों तक केस चलता रहा। मधुमिता के परिवार वाले सालों तक बिना हार माने अमरमणि के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार साल 2007 में निचली अदालत ने अमरमणि, उनकी पत्नी, उनके भतीजे सहित एक शूटर को दोषी ठहराया। इसी साल अमरमणि और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। अब जानते हैं कौन है अमरमणि। गैंगस्टर से नेता बने और 4 बार विधायक रहे। अमरमणि साल 2002-03 में मायावती सरकार में आखिरी बार मंत्री बने थे। उन्होंने कल्याण सिंह 1997, राम प्रकाश गुप्ता 1999 और राजनाथ सिंह 2000 के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। अमरमणि ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पूर्वी यूपी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब वह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अमरमणि की तरफ से गाड़ियों के कागजात लगाए गए। बता दें, अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी 25 से 25 लाख के निजी मुचलके और 25 से 25 लाख के 4 जमानतदार की जमानत पर छोड़े गए हैं। अमरमणि की तरफ से डीएम ऑफिस में 6 गाड़ियों के कागजात मुचलके के लिए लगाए गए। रिहाई के आदेश पर बेटे ने क्या कहा? अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई के आदेश पर उनके बेटे अमनमणि ने एक बयान में कहा कि भारत के संविधान ने एक आम आदमी को जो अधिकार दिया है वो ही अधिकार हमें भी मिला है। यह रिहाई भी नियमों के तहत हुई है। उन्होंने अपने माता पिता की रिहाई के लिए संविधान, अदालत और देश की जनता का शुक्रिया भी अदा किया। अमनमणि पिछले 20 साल से अपने माँ बाप के बिना ही लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अमनमणि ने बताया कि फिलहाल उनके माता पिता की तबीयत ज्यादा खराब है। कुछ दिनों के लिए वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही रहकर इलाज करवाएंगे। इसके बाद डॉक्टर की इजाजत मिलते ही उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम डॉक्टर के परामर्श के बाद बेहतर इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल भी ले जाएंगे। खराब सेहत के कारण अस्पताल में ही बीता ज्यादा समय। मिली जानकारी के अनुसार अमरमणि और उनकी पत्नी की जेल में सजा काटने के दौरान तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। यही कारण था कि सजा के दौरान भी उनका ज्यादातर समय गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। अभी भी वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस हॉस्पिटल के 16 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी का इलाज चल रहा है और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी भी एडमिट हैं। मधुमती शुक्ला की बहन ने किया विरोध। कोर्ट के इस फैसले का मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने विरोध किया है। निधि के वकील ने कहा कि दोनों दोषी 14 साल से जेल की सजा काटने की जगह अस्पताल में हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि अगर हम आपसे सहमत होंगे तो वापस उन्हें जेल भेज देंगे।